ठीक है। सो लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये देखा था कि कैसे मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता है, यानी जितने भी सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कितने सेक्टर बताए थे? 4। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट और लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ? तो बोलते फिर। सो 4 सेक्टर होते हैं। इन 4 सेक्टर में से आपको सिर्फ 2 सेक्टर वाला मॉडल ही आएगा। 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वैसे आपको रिवाइज करना है कि उनका रोल क्या होता है, लेकिन 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं। इन दोनों सेक्टर में कैसे मनी का फ्लो होता है ये एक्सप्लेन किया गया था। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको प्रोडक्शन के लिए फैक्टर सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो कहाँ से आती हैं? हाउस होल्ड सेक्टर उनको प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर उनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देता है। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उसको पेमेंट कर देता है, रेंट, वेजेस, उसके बाद इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। सिमिलरली जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस करी उनको कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो गुड्स और सर्विसेज बनाई वो हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर देता है, बदले में हाउस होल्ड सेक्टर उसकी पेमेंट कर देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। मनी फ्लो और रियल फ्लो ये इसके 2 टाइप्स हैं। मनी फ्लो सर्कुलर फ्लो का वो पोर्शन होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, और रियल फ्लो सर्कुलर फ्लो का वो पोर्शन होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती। मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं और रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब हमारा यहां से ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यानी अब हम डिफरेंट टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए काउंट होते हैं और जो काउंट नहीं होते, जो नेशनल इनकम में प्लस किए जाते हैं यानी ऐड होते हैं, और किनको हम ऐड नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। सो टॉपिक है आज का एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। सो एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब इसमें सबसे पहला एग्रीगेट, सबसे पहली टर्म ही आ जाती है, व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम का मतलब है विद इन इकोनॉमी जितनी भी इनकम अर्न की जा रही है बाय एवरी पर्सन, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो नेशनल इनकम है। मैं तो नॉर्मल पर्सन तो यही कहेगा ना, नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री की इनकम। जो भी पर्सन कमा रहा है, जैसे मैं अर्न कर रहा हूं, अभी आप अर्न नहीं कर रहे, आपकी कोई इनकम नहीं है, जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसकी इनकम को ऐड कर दो, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन इनकम अर्न कर रही है उसको ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ जाएगी। लेकिन कहने में ये इतना इजी है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए ना बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले व्हाट इज नेशनल इनकम। सो पहली टर्म ये नेशनल इनकम क्या है? जो मैंने अभी नोट्स दिए उसमें आपको पेज नंबर 16 निकाल लेना है, ठीक है। यहीं पर इसको समझ लो, नोट्स में ही, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर भी कुछ याद रखने के लिए लिखना है तो वो लिख लो, ठीक है, क्योंकि नोट्स में सब कुछ गिवन है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम की ना एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है और उस लाइन में ना 3 जो लेटर्स हैं वो बोल्ड किए हुए हैं थोड़ा, यानी वो इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम लिखा हुआ है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। नेशनल इनकम का मतलब है सम करना, सम करना मतलब ऐड करना। किसको ऐड करना है? फैक्टर इनकम को। वो फैक्टर इनकम किसने अर्न की होगी? नॉर्मल रेजिडेंट ने। और उसकी इनकम कब तक ऐड करेंगे? सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड की।
मतलब वैसे तो उसने बहुत सालों के लिए पैसा कमाना शुरू किया होगा, 18-20 साल से कमा रहा है, अब तक कमा रहा है, तो पुरानी इनकम नहीं, जो एट प्रेजेंट करंट ईयर चल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड जो 12 महीने का होता है, सिर्फ उसकी इनकम ऐड करनी है। सो नेशनल इनकम, it is a sum total of factor income earned by normal resident during an accounting period. और इसमें जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो है एक फैक्टर इनकम, दूसरा बाय नॉर्मल रेजिडेंट और तीसरा अकाउंटिंग पीरियड। सम करने का मतलब तो पता है, ऐड करना। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, उन सभी वैल्यूज को ऐड करना जो फैक्टर इनकम होंगी। किसने अर्न की होगी वो फैक्टर इनकम? नॉर्मल रेजिडेंट ने, और अकाउंटिंग पीरियड ही हमें इंक्लूड करना है। यानी आपको इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए ना इन तीनों टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम क्या होता है, अब इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन किया होगा नोट्स में। तो पहला पॉइंट जो अंडरलाइन किया था वो है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो कमाई जाती है, फ्री में नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी सर्विसेज उनको दे रहा हूँ, फिर वो मेरे को पेमेंट कर रहे हैं, फ्री में तो पेमेंट नहीं कर रहे ना। अगर मेरे को कोई गिफ्ट मिला या फिर कोई शादी का शगुन मेरे को मिला, तो वो मेरी कौन सी इनकम है? फ्री वाली इनकम, जो मैंने कमाई नहीं है, मेरे को बैठे बिठाए मिली है। तो इनकम दो तरह की हो गई, एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। डेफिनेशन में मैंने कौन सी इनकम लिखी है? फैक्टर इनकम। यानी जब एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की जाती है तो फैक्टर इनकम को उसमें इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है? फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कमाई गई है, जो मेहनत की कमाई है, फ्री में नहीं, कोई सर्विसेज देने के बाद या फिर कोई काम करने के बाद मिली है। और ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम हो गई फिर? वो इनकम जो फ्री में बैठे बिठाए मिल गई, डोनेशन, चैरिटी, फंड्स या फिर गिफ्ट, वो सब फ्री की इनकम है। तो इसका मतलब डेफिनेशन में हमें क्या कह रहे हैं कि इनकम सिर्फ उस पर्सन की काउंट करो जिसने फैक्टर इनकम अर्न की है, फ्री वाली इनकम काउंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में आपके फादर जो हैं वो अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद मान लो वो 1 लाख रुपए घर पे लेके आए, पर मंथ की उनकी इनकम 1 लाख रुपीज, उसमें से उन्होंने पॉकेट मनी के तौर पर आपको 5000 दे दिए। तो जब इकोनॉमी की इनकम काउंट होगी तो मैं 1 लाख प्लस करके उसमें आपके पास जो पैसे आए वो भी प्लस करूं 5000, वो फ्री की इनकम है, वो बैठे बिठाए आपको मिली है। और वैसे भी अगर 1 लाख ऐड करने के बाद जो आपको 5000 मिले मैं वो भी ऐड कर दूंगा, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गई, डबल काउंटिंग हो गई। उस 1 लाख में 5000 पहले से मैं इंक्लूड कर चुका हूं। सो इसका मतलब फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें फैक्टर इनकम का मतलब हो गया इनकम विच इज अर्न्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और इसमें बहुत ही क्लियरली आपको बताया गया है, अगर आपके पास लैंड है तो बदले में आपको रेंट मिलेगा, तो रेंट आपकी कौन सी इनकम हो गई? फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने लैंड सेक्रीफाइस किया फिर जाके आपको इनकम मिली। अगर एज अ लेबर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगी? वेजेस या सैलरीज। अगर आपके पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, तो वो आप लोन पे दोगे, बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप
आपने स्टार्ट की तो बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी सर्कुलर फ्लो में जो फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट की जाती है वो आपकी इनकम है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और भी इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बस इतना याद रखना है, नेशनल इनकम ओनली काउंट्स फैक्टर इनकम एंड फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अर्न्ड आफ्टर गिविंग सर्विसेज। मतलब हम कहीं पर काम करने के बाद पैसा जो कमाते हैं वो फैक्टर इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम कौन सी है, विच इज नॉट अर्न्ड, फ्री में जो मिली है। अब एक बार इसमें रीड करो, देखो लिखा हुआ है फैक्टर इनकम, all those incomes which are received earned by the household by rendering the services to the firm। वो सारा पैसा जो एक पर्सन ने अर्न किया है, जो हाउस होल्ड सेक्टर ने कमाया है बाय गिविंग दिस सर्विसेज। इट इज एन इनकम अर्नड बाय डिलीवरिंग सम सर्विसेज, इट इज इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यानी ये वो इनकम है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए ऐड की जाती है। और डेफिनेशन में भी फैक्टर इनकम ही लिखा है, ट्रांसफर इनकम तो लिखा नहीं। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है वो भी देख लो। All those incomes which are not earned but received without rendering, rendering मतलब giving, without giving any goods and services। वो पैसा जो फ्री में कमाया गया है बिना किसी गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी के, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का फर्स्ट मीनिंग, इट इज अर्नड इनकम, it is free of income, free of cost। Second, it is included while calculating national income, it is not included while calculating national income। Clear? अच्छा, अब इसके बाद ये हमने अंडरलाइन किया ना नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, अब हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ना थोड़ा लेंथी है, इसके अंदर ना बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। इसमें ना 7 to 8 पॉइंट्स हैं जिसमें बताया होगा कि इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं, ये बंदे को हम काउंट करेंगे, ये बंदे को काउंट नहीं करेंगे। यानी इंडिया में रहने वाले हर पर्सन को जो यहाँ पर कमा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो इंडिया में रह रहे होंगे, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन हमें उसकी इनकम ऐड नहीं करनी है। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई कि सिर्फ फैक्टर इनकम ही काउंट होगी। अब हमें ये देखना है कि कौन होता है वो पर्सन जिसको हम नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का मानते हैं और जिसकी इनकम इंक्लूड करते हैं, और कौन पर्सन ऐसा है जो नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, और उसकी इनकम हम काउंट नहीं करते। और फिर लास्ट हमने देखना है अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड इजी है इसलिए वो मैं पहले लिख देता हूं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यानी जब भी किसी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की जाती है तो लाइफ टाइम की इनकम नहीं काउंट होती, 2, 3, 6 महीने की काउंट नहीं होती, पूरे 1 साल की इनकम काउंट होती है, डेट इज 12 मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 to 24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये कंप्लीट 1 ईयर होगा। और ये ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर जन से स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है ना, तो इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए यही पीरियड काउंट होता है। सो नेशनल इनकम की एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गई आपको, फैक्टर इनकम विच इज अर्नड इनकम, और अकाउंटिंग पीरियड। अब हमें फोकस करना है नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर। तो इसके पहले 8 पॉइंट्स है ना, 4-4 करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहले फर्स्ट 4 देखते हैं, ठीक है, यहां पर आ जाओ। ये वाला पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना क्वेश्चन नहीं बनता कि एक्सप्लेन हु इज नॉर्मल रेजिडेंट, वो एक ना एग्जाम्पल दे देते हैं। अमेरिकन वर्कर या अमेरिकन टूरिस्ट कम इंडिया फॉर टूरिज्म पर्पस, या अमेरिकन नॉर्मल रेजिडेंट कम इंडिया फॉर टूरिज्म, मतलब घूमने फिरने आया है और वो यहाँ पर आके कुछ इनकम स्पेंड भी कर रहा है, कुछ इनकम कंज्यूम भी कर रहा है। तो क्या उसकी इनकम हमारी इकोनॉमी की इनकम में काउंट होगी या नहीं होगी? तो वो कमेंट मांगते हैं, येस और नो। आपने बताना होता है कि येस ही इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट या नो ही इज़ नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट विद रीज़न। येस और नो से आंसर मार्क्स नहीं मिलते।
तो अब हम वही देखने वाले हैं, टोटल 8 पॉइंट्स। हु इज नॉर्मल रेजिडेंट? अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट में ना एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स मतलब रहना। अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। इसमें 2 पॉइंट्स अंडरलाइन है ना। वो पर्सन जो ऑर्डिनरी एक पर्टिकुलर कंट्री का रहने वाला है, रिजाइड्स मतलब रहने वाला, ऑर्डिनरी उस कंट्री का रहने वाला। और दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑर्डिनरी रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही रहने का होता है, वो वही रहना चाहता है। सो नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु ऑर्डिनरी resides in a country and whose economic interest lie in the same country। जहां पर वो रह रहे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं का है। अब ऑर्डिनरी रिजाइड्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है वो भी एक्सप्लेन्ड है। ऑर्डिनरी रिजाइड्स का मतलब होता है वो पर्सन जिसको इंडिया में रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, 1 और मोर देन 1 ईयर। यानी अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी, अमेरिका का पर्सन इंडिया में आया घूमने फिरने, 2 महीने में उसने पूरा भारत घूम लिया, उसके बाद वो वापस चला गया, तो उसकी 2 महीने की इनकम जो यहाँ पर हुई क्या वो काउंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि हमें नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को काउंट करना है, और वो 1 साल से तो कम रह के गया, तो इसका मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट है ही नहीं। वो कौन था? एनआरआई था, नॉन रेजिडेंट इंडियन। सो पहली कंडीशन ये, नॉर्मल रेजिडेंट वो है जो 1 या 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, 1 साल से ऊपर ही हो गया हमें इंडिया में रहते हुए। दूसरा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं का होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग देखो लिखा हुआ है, जिसकी कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, जो भी मेन एक्टिविटीज़ है वो उस इंडिया में होनी चाहिए। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स उसकी इनकम अर्निंग का सोर्स इंडिया का होना चाहिए, उसकी सेविंग्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मतलब मेन एक्टिविटी जो है उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो वहाँ का ही होना चाहिए, तब जाके वो नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, वो पैसा पाकिस्तान से कमाता है, सेविंग्स वहाँ पर करता है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करता है, उसकी फैमिली वहाँ पर है। अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई लेकिन दूसरी नहीं हुई तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। वो रहना भी वहाँ होना चाहिए 1 साल से ज़्यादा, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहाँ होना चाहिए। सर अगर वो पर्सन 1 साल रह गया और 1 साल के बाद वो वापस चला गया अमेरिका, तो हमने तो 1 साल की ही इनकम कैलकुलेट करनी थी ना, तो 1 साल की इनकम में उसकी इनकम काउंट होगी, नेक्स्ट ईयर वो इंडिया में नहीं था तो उसकी इनकम काउंट नहीं होगी। सो उसका जो स्टे है वो एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए, 365 या 366 डेज। इतना क्लियर? नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग एक बार देखो। अ पर्सन who ordinarily resides in the country and whose economic interest lie in that country is known as normal resident of that country। एक पर्सन जो ऑर्डिनरी वहाँ का रहने वाला है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ का होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरी रिजाइड्स का मतलब उसका स्टे 1 या 1 साल से ज़्यादा हो, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उसकी मेन एक्टिविटी प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इनकम, कंजम्पशन वो वहाँ की होनी चाहिए। इतना क्लियर? एक बार अभी जितना करवाया ना, पहले एक बार ये देख लो, इसके बाद हम इसके ना रूल्स देखेंगे। टोटल 8 रूल्स हैं, आज हम सिर्फ 4 रूल्स करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक साथ सारे रूल्स करेंगे तो।
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट के जो 8 रूल्स हैं उसमें से फर्स्ट 4 अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट रूल है उसमें लिखा हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट कवर बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूट। यानी जब मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करता हूं ना, तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, इसमें बिजनेसेस भी आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल रेजिडेंट में अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की, या फिर मैं बात करूं किसी और फेमस एक्टर की, सलमान खान, शाहरुख खान या फिर रणबीर कपूर, ये नॉर्मल पर्सन है, इंडिया में रहने वाले हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ये इंडिविजुअल की बात की मैंने। अगर मैं बात करूं टाटा, रिलायंस, मैकडॉनल्ड या फिर एसबीआई, जो जो इंडिया ओरिजिनेटेड हैं वो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट हैं, और जो इंडिया के ओरिजिनेटेड नहीं है, जिनका हेडक्वार्टर बाहर है, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। इसका मतलब जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात होती है तो इनकम सिर्फ एक पर्सन की काउंट नहीं होती, बिजनेस, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स की भी इनकम की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नारायणा इंडियन ब्रांड है, तो इंडिया में अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम भी काउंट होएगी। और अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसकी इनकम हम इंडिया में क्यों काउंट करेंगे, वो तो दूसरी कंट्री की है ना, वो इंडिया की नहीं है। सो इन शॉर्ट, जब मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करता हूं ना अपनी डेफिनेशन में, तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है दोनों, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म हो। फर्म में कोई भी फर्म हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो या सोल प्रोप्राइटर हो, सभी को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। सो इट मीन्स पहला रूल ये कहता है कि इंडिविजुअल की इनकम तो नॉर्मल रेजिडेंट के तौर पर काउंट करनी ही है, साथ में फर्म्स, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जितने भी हैं जो इंडिया ओरिजिनेटेड है, उनकी भी इनकम हमने यहाँ पर इंक्लूड करनी है। जो इंस्टीट्यूट का ओनर है उसकी भी अलग से होगी, फिर उसकी अलग से होगी। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो फिर तो वो उसकी इनकम खुद की इनकम ही है। अगर पार्टनरशिप है तो फिर पार्टनर्स की इनकम और प्रॉफिट वो अलग अलग देखा जाता है। मेन जो है ना वो इनकम कैलकुलेट करते हुए मेन प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट। उसके बाद पार्टनर्स उसमें से कुछ कुछ पैसा विड्रॉ करवा के ले जाएंगे, वो काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो फर्म का बिजनेस हुआ, प्रॉफिट हुआ 30,000, 3 पार्टनर थे, तीनों 10,000 ले गए, वो 10,000 नहीं काउंट होगा, एक ही बार 30,000 काउंट होगा इनकम में, क्योंकि मेन इनकम 30,000 है। ठीक है, सो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल है नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। सिटीजन वो पर्सन होता है जिसके पास वोटिंग राइट होते हैं, जिसका आधार कार्ड इंडिया का बना हो, जो रहने वाला इंडिया का हो, जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कनाडा चला जाऊं तो मेरे को वहां की सिटीजनशिप लेने के लिए, पीआर लेने के लिए 3, 4, 5 साल लगेंगे। तब तक मैं सिटीजन कहाँ का हूँ, इंडिया का हूँ, मतलब मेरा बर्थ कहीं तो हुआ है ना, मेरे को कहीं ना कहीं की तो सिटीजनशिप मिलेगी। मैं वहाँ पर काम करने गया, मेरे को काम नहीं मिला, या फिर मैं वहाँ जॉब के लिए गया और एजुकेशन के लिए गया, मेरी पीआर अभी नहीं कंफर्म हुई, तो मैं सिटीजन कहीं ना कहीं का तो होऊंगा ना। लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए सिटीजन और नॉन सिटीजन नहीं देखा जाता। अब इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो अक्षय कुमार है, वो सिटीजन जो है वो कनाडा का है, उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, लेकिन वो रहने वाला इंडिया का है, कमाता, कंजम्पशन करता सब इंडिया में है, उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और उसकी अर्निंग, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, फैमिली सब इंडिया में है। तो कोई पर्सन सिटीजन कहीं का मर्जी हो, गवर्नमेंट वो नहीं देखती, गवर्नमेंट कहती है आप सिटीजन जहाँ के मर्जी हो, लेकिन अगर आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना, तो आपकी इनकम जो है वो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ना बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंडिया में आके बॉलीवुड मूवीज में काम कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ली,
वो सिटीजन अभी भी पाकिस्तान के हैं। जब पाकिस्तान में वोट होते हैं तो वहां पर इलेक्शन में वोट डाल के वापस इंडिया में आ जाते हैं काम करने के चक्कर में, क्योंकि उनको काम इंडिया में मिल रहा है। तो वो सिटीजन कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, लेकिन कमाते रहते कहाँ पर हैं? इंडिया में। सर ऐसा अलाउड है बिना सिटीजनशिप के कहीं कंट्री में रह सकते हैं? रह सकते हैं। एक ड्यूरेशन होती है ना, एक ड्यूरेशन होती है। अगर वो ड्यूरेशन तक आप हो इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन से ज़्यादा आगे आपको बढ़ना है, जैसे मान लो कनाडा में 5 साल की है, अब 5 साल तक एज अ वर्कर काम कर सकते हो, उसके बाद वो आपको वापस भेज देंगे। हाँ, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो फिर वो आपको वहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी अपने आप जब वहाँ पर मिल गई। एक पर्सन की 2 कंट्रीज में सिटीजनशिप हो सकती है? हो सकती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो। अगर पर्सन ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको इंडिया की सिटीजनशिप भी चाहिए और कनाडा की भी चाहिए तो वो अलाउड है। वो डिपेंड करता है कंट्रीज के बीच में रिलेशन कैसा है, दोनों कंट्रीज के बीच में। सो इन शॉर्ट, आप सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, अगर आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपकी इनकम कंट्री में काउंट होगी, आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। क्लियर ये भी पॉइंट। तीसरा रूल, थर्ड रूल है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। इनकी ब्रांचेस मैक्सिमम हर कंट्री में होती है, लेकिन इनका मेन ऑपरेशन इनके हेडक्वार्टर से होता है। अब जैसे मान लो इंडिया में दिल्ली में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जगह परचेज करके वहां पर अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की इनकम है ना, वो इंडिया में काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे ही नहीं। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आर कंसीडर्ड एज दी नॉन रेजिडेंट, हम उनको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। अब देखो इनमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और वो इंडिया में है तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। सर क्यों नहीं मानेंगे? वो 1 साल से इंडिया में रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मानेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका हेडक्वार्टर किसी दूसरी कंट्री में है, उसका मेन ऑपरेशन वहाँ से होता है, और जो भी पैसा वो इंडिया से कमाएगा या फंड्स रेज करेगा वो तो उस कंट्री में चले जाएंगे। सो दैट इज़ वाई कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? या तो उस कंट्री का जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, या फिर हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे इंटरनेशनल टेरिटरी का। मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट है ही नहीं, वो इंटरनेशनल टेरिटरी में आता है, कहीं पर भी इंक्लूड किया जा सकता है उसको। तो लाइन रीड करो, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड are not considered residents of the country in which these organizations operate। ये वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानी जाती जहाँ पर ये ऑपरेट कर रही हैं। जैसे इंडिया में अगर इनका कोई ब्रांच ओपन होता है तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी, तो फिर कहाँ की होगी? दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरीज। इंटरनेशनल टेरिटरीज की ये मानी जाती है। सो international organizations are not included in normal resident। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं जो कि इससे ही रिलेटेड है। अब देखो सिंपल है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये हमारे पास आ गया दिल्ली, इंडिया में ये आ गया हमारे पास दिल्ली। दिल्ली में ये एक बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट की। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम करने आए। मान लो एक वर्कर आया यहां पर अमेरिकन, एक आया इंडियन और एक आया पाकिस्तान का। ये 3 वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना है
इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये जो बिल्डिंग है, ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं की जाती। लेकिन इसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? अमेरिकन जो है वो अमेरिका से यहाँ पर आया, उसका मेन इंटरेस्ट अमेरिका में है, तो ये अमेरिकन पर्सन जो है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, ये अमेरिका का कहलाएगा। बट अगर इसको इंडिया में काम करते हुए 1 ईयर से ऊपर हो गया, तब तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। सेम इंडियन पर्सन इंडिया में रहते हुए एक इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो ये तो इंडिया का ही है ना, ये तो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अमेरिकन कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? अमेरिका का। यहाँ का इंडिया का वो नॉर्मल रेजिडेंट कब बन जाएगा? जब उसको रहते हुए 1 साल या उससे ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली पाकिस्तान का एक वर्कर दिल्ली की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच में काम करने आया, तो पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर इसको इंडिया में रहते हुए 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया, फिर ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का बन जाएगा। यानी जो वर्कर्स हैं वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। इंडियन वर्कर इंडिया में ही रहता है, इंडिया की ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दिल्ली की ब्रांच में काम करता है, तो नॉर्मल रेजिडेंट। अमेरिकन वर्कर अमेरिका से आया, इंडिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच में काम कर रहा है, 3, 4, 5 महीने काम करके वापस चला गया, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसको काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का बन जाएगा, क्योंकि उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फुलफिल कर दी। सेम पाकिस्तान से एक वर्कर इंडिया में दिल्ली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच में काम करने आया, 2 महीने काम करके चला गया वापस, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अगर उसको काम करते 1 साल से ज़्यादा हो गया, फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। रीड कर लो। स्टाफ ऑफ दीज बॉडीज, स्टाफ मतलब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो वर्कर्स, staff of these bodies are treated as a normal resident of the country in which the international body operates। जहां पर इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट कर रही है ना, वहां का वर्कर मतलब जैसे अमेरिकन है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहला सकता है। लेकिन कब? जब उसको काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल में देखो यही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल बॉडी लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट नॉर्मल रेजिडेंट। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। बट अमेरिकन वर्किंग इन इट्स ऑफिस फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर कोई अमेरिकन है यहां पर काम कर रहा है 1 साल से ज्यादा, तो वो कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का। सर इसमें वो दूसरी कंडीशन तो बताई नहीं कि अगर वो 1 साल से कम काम करता है, तो वो तो ऑब्वियस है ना, अगर वो 1 साल से कम काम करके वापस चला जाता है, 2-3 महीने में वापस चला गया, तो फिर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। फिर वो कहाँ का रेजिडेंट होगा? अपने अमेरिका। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा बाकी 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।